अगर आप कल लॉटरी जीत जाते हैं और एक बहुत अमीर इंसान बन जाते हैं तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने हाथ की जगह एक चेनसो का इस्तेमाल करेंगे या एक ऐसा कमरा बनाएंगे जिसमें चारों तरफ सिर्फ मार्शमैलो लगा होगा? नहीं ना? मैं कहूँगा चाहे आपके दिमाग में जो भी पागलपन भरा विचार आया हो, पर यह संभव है कि किसी अमीर आदमी ने किसी जगह पहले से ही पागलपन भरा काम कर दिया हो। तो अमर होने के राज खोजने से लेकर एक विशाल क्रिसमस ट्री पर 100 घोड़ों के मल को फेंकने तक, यहाँ हम आपके सामने कुछ अजीबोगरीब कारनामे पेश करने वाले हैं जो कुछ अमीर लोगों द्वारा किए गए हैं। नट गेट। हवाई जहाज में यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। तंग सीटें और लंबी उड़ानें ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती हैं, लेकिन हम में से कई सारे लोग बिना किसी बड़ी मंदी के जीवन गुजार लेते हैं। हालांकि ज़्यादा अमीर लोगों के लिए फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट भी गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी हो सकता है। जैसे कि 2014 में कोरियन एयर के वाइस प्रेसिडेंट हीदर चो जब एक दौरे के बाद न्यूयॉर्क से अपने देश दक्षिण कोरिया वापस उड़ान भर रहे थे, तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर होने के कारण उसे विमान की उड़ान भरने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री मैकाडामिया नट्स दिए गए। ये सुनने में काफी अजीब लगता है ना, लेकिन चो को ऐसा नहीं लगा। खाने के लिए नट्स उसे ओरिजिनल पैकेजिंग के साथ दिए गए थे, लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि इन्हें इसके प्लेट में परोसा जाएगा। डरावना सदमा। इसलिए क्रोधित होकर उसने केबिन क्रू के चीफ को यह हुक्म दिया कि चीफ पार्क चांग घुटनों पर बैठकर उससे इस गलती की माफी मांगे। फिर भी उसे अपमानित करने से उसको शांति नहीं मिली। वो उस आदमी को लगातार अपने टैबलेट से मारती रही, जिसके बाद उसने इस बेचारे को ऑन स्पॉट नौकरी से निकाला और विमान से बाहर फेंक दिया। किस तरह का पागलपन है। नट्स वास्तव में कोरियाई एयर प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक से परोसे गए थे। उसे बस एक दीवा होने का भूत सवार था। अपने इस कारनामे को छुपाने की कोशिशों के बावजूद भी ये सो कॉल्ड अखरोट क्रोध घटना लोगों तक पहुंच गई और चो को उसके व्यवहार के लिए उचित रूप से लताड़ा गया। पार्क को बहाल करने के इनाम में $18,000 दिए गए और चो को 5 महीने की विमान सुरक्षा का उल्लंघन करने की सजा। जबरदस्ती और सत्ता का दुरुपयोग करना भारी पड़ा। नट्स। सऊदी उत्सव। हर कोई जानता है कि सऊदी के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं और वे इसे दिखाना पसंद करते हैं। इसलिए जब सऊदी के राजकुमार फहद अल सऊद ने अपनी डिग्री 2013 में पूरी की, तो वो जश्न मनाने के लिए बड़ा आयोजन करना चाहते थे। एक आम पार्टी आयोजित करने के बजाय उस शख्स ने $16 मिलियन खर्च करके पेरिस में यूरो डिज्नी के पूरे सेक्शन को अपने लिए और अपने 60 मेहमानों के लिए बुक किया। वाह, मुझे ये भी नहीं पता कि यह संभव था भी नहीं, लेकिन जनाब पैसा बोलता है। राजकुमार और उसके ग्रुप के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और जाहिर है रेयर डिज्नी कैरेक्टर्स उनके लिए तैयार किए गए। भाई मुझे तो ये भी नहीं पता कि रेयर डिज्नी कैरेक्टर्स आखिर होता क्या है, लेकिन भाई $16 मिलियन, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप प्लूटो को एक फुट स्टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि फहद ने आम जनता को भी अंदर आने की अनुमति देकर इनमें से कुछ कैरेक्टर्स से मिलने दिया था। इस बात के लिए उसका शुक्रिया। अफसोस कि इस विशाल शिंदिंग के बारे में हम बस इतना ही जानते हैं। ये भी पता चला है कि पार्क के कर्मचारियों को राजकुमार के बारे में ना बोलने के सख्त आदेश दिए थे। इसलिए आपका अनुमान भी मेरे जितना ही सटीक है कि आखिर डिज्नी के कौन से कॉन्फिडेंशियल रहस्य उसे भी पता थे। हो सकता है कि उन्होंने थंडर माउंटेन पर जाने के लिए बड़े वॉल्ट को भी पिघला दिया हो। क्लाइव पामर का जुरासिक पार्क। जरा कल्पना कीजिए कि एक सनकी भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी के दिमाग में यह आइडिया आया हो कि वो एक थीम पार्क बनाएगा जो कि डायनासोर से आबाद हो। उस इमेज को भूल जाइए जो जुरासिक पार्क के जॉन हेमंड की है। मैं रियल लाइफ में मौजूद एक ऑस्ट्रेलियाई अरबपति क्लाइव पामर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जनाब एक अजीब शख्स है। इन जनाब ने लाखों मिलियन डॉलर्स पैसा दूसरी टाइटैनिक पे लगा दिया जो अभी तक तैयार भी नहीं हुई, और साथ ही उसने अपनी टांग प्री हिस्टोरिक वंडरलैंड प्रोजेक्ट में अड़ा दी। बिल्कुल सही। ऑल क्लाइव ने एक ऐसा शानदार पार्क स्थापित किया जो 160 एनिमोट्रिक डिनोस से भरा हुआ है, जिसका नाम पार्मासोरस है। हवाबाजी को एक तरफ रखें तो ऐसा लगता है उसने एक मजेदार दिन बताया होगा अगर ये मुसीबत सामने ना आती। जी हाँ, जिस शानदार डेनोपोलिस का वादा किया गया था ये उससे काफी छोटा था और महंगा भी, और घटिया तरीके से बनाया गया था। एनिमेट्रॉनिक स्लग एक तरह की सुस्ती से चल रहा था और यहाँ कर्मचारियों की बहुत कमी थी। कुछ ही समय में लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन क्लाइव के पास एक प्लान था। उन्होंने उस साइंटिस्ट के साथ कांटेक्ट किया जिसने मैमल्स का पहला सफल क्लोन बनाया था, डॉली भेड़, और इस विचार पर चर्चा करने लगा कि वे फिर से इन रियल लाइफ डायनासोर को बनाएंगे। मैं बहुत ही सीरियस हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कई फिल्मों में जो चीज़ें बताई जाती हैं भयानक विचार हैं, बल्कि इसके लिए कि वो एनिमेट्रॉनिक की देखभाल भी नहीं कर सका। लो और देखो, पार्मासोरस के लिए ये भव्य प्लान फिलहाल विलुप्त हो चुका है, लेकिन क्लाइव किसी चीज़ की परवाह किए बिना $100 मिलियन फिर भी यहाँ लगाने की योजना बना रहा है। मुझे खेद है, लेकिन जुरासिक पार्क की तरह मैं भी इसे आपदा में नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ नष्ट नहीं होगी? हाँ, उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना। ऐसा करने से आप इस तरह के पागलपन भरे वीडियो को देखने सुनने से कभी नहीं चूकेंगे। कर दिया?
बहुत बढ़िया, चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। एस्कोबार की शैतानी। अगर आज तक आप किसी गुफा के नीचे रहे हों तो आपने शायद ही पाब्लो एस्कोबार के बारे में सुना होगा। आप उस शरारती, खतरनाक और हमारी सोच से ज़्यादा अमीर कोलंबियाई क्राइम किंगपिन को जानते हैं। अब वे आसपास नहीं है, लेकिन जब वो था तब उसने इतिहास में सबसे धनी अपराधी के रूप में अपना नाम बनाया था। लेकिन वो आखिर था कितना अमीर? आपको बता दूं कि जब ये कानून 90 के दशक में भाग रहा था तब उसने बताया था कि वे $10 बिलियन कोलंबिया के राष्ट्रीय ऋण को दे देंगे, बदले में वो उसको आज़ादी दे देंगे। जी हाँ, उतना अमीर था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास जलाने के लिए पैसे थे, है ना। खैर, आप हैरान होंगे, जब एस्कोबार भाग रहा था तब वो अपने परिवार को अपने साथ लाया था, जो उसके लिए अब तक की सबसे खराब छुट्टियां रही होंगी। जैसे जैसे वो सुरक्षित घरों के बीच किसी हलचल करते, उनकी रहने की स्थितियां कभी कभी गंभीर होती थी। यहाँ तक कि एक रात इतनी ठंड थी कि उनकी बेटी हाइपोथर्मिया का शिकार हो गई। लेकिन एस्कोबार ने क्या किया? उसने $2 मिलियन पैसा जलाकर आग से सबको गर्म किया। बाप रे, सच में पागलपन है। अगर मेरे पास सचमुच जलाने के लिए इतना पैसा होता तो मैं आराम से सो रहा होता, भले ही मैं भाग रहा होता या नहीं। अमर होने का पहला कदम। ये कहना उचित होगा कि सिर्फ एक चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो है समय। आखिरकार यहाँ कोई अमर नहीं है, लेकिन बेहद अमीर रूसी अरबपति दिमित्री एटकोव इस सच को बदलना चाह रहे हैं। हाँ भाई, सच में साल 2011 में एटकोव ने कुछ ऐसा स्थापित किया जैसे वो 2045 की शुरुआत कहते हैं, एक बिना फायदे वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य जीवन को अविनाशी बनाने का है। लेकिन कैसे? यार बताता हूँ, इंसान की चेतना को एक रोबोटिक शरीर में डाल दूंगा। ये सुनने में लग सकता है किसी बेकार साई-फाई फिल्म की बात हो रही है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। प्लान ये है कि इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल दिमाग में तब्दील करके किसी एंड्रॉयड या होलोग्राफिक बॉडी से जोड़ा जा सके। इस तरह हम उम्र बढ़ने के अधीन नहीं रहेंगे और थियोरेटिकली जब तक जीवित रह सकते हैं तब तक आर्टिफिशियल शरीर रहेगा। उसे पूरी तरह से इस बात पर विश्वास है कि 2045 तक ये रियलिटी बन जाएगा। उसे विश्वास हो सकता है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अटपटा लगता है। मेरा मतलब है कि आप इंसान की चेतना को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दरअसल इस बात पर वैज्ञानिक कम्युनिटी के बीच में बड़ी बहस हो रही है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ संभव हो सकता है। बहुत से वैज्ञानिक इस पर कहते हैं कि नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे प्यारे अरबपति एलन मस्क का भी ये मानना है कि जल्दी ये संभव होगा। क्या मुझे वैज्ञानिक कम्युनिटी के बहुत से लोगों की तुलना में उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए? शायद नहीं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2040 के दशक में अपने एपिक रोबोट बॉडी से देख रहे हैं तो हम ये बेझिझक कह सकते हैं कि ये काम कर गया। क्या आप भी हमेशा के लिए टिन के डब्बों में रहना चाहेंगे? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। कुकी कैलिगुला। आज तक के पूरे इतिहास में बहुत से पागल अमीर शासकों ने राज किया जिनके काम पूरे पागलों जैसे रहे। ज़हनी तौर पर उनमें से कुछ सबसे मुख्य रोमन सम्राट कैलिगुला रहे, जिसने अपना शासन 37 से 41 ईस्वी तक जमाया। ये बंदा सचमुच में महान था। सबसे पहले उन्होंने कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर भगवान बृहस्पति रख लिया और सम्मान पाने की कोशिश में उनके जैसे कपड़े भी पहने। यह सफल नहीं हुआ तो उनके अहंकार ने एक कानून बनाया कि लोग उसके सामने नहीं जा सकते ताकि वे उनके करतूतों को ना देख लें। जनाब इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे थे और उसने हमारे चंदा मामा के साथ एक रोमांटिक रिश्ता बनाने की कोशिश की। हाँ भाई, आकाश में बड़ा वाला। ये भी काम नहीं आया। उसके इस पागलपन के साथ साथ उसे धन के प्रति जुनून भी था। सोने के सिक्कों से स्नान करने के साथ साथ ये जनाब इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो कीमती मोतियों को सिरके में घोलकर पी जाते थे, जो उसके धनी होने को दर्शाता था। छी यार। लेकिन इस सारे पागलपन के बावजूद जिस चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वो थी अपने रेस के घोड़े के साथ उसका व्यवहार, जिसका नाम इनकी ताहटस था। कैलिगुला उससे बहुत प्यार करता था। इनसिटेटस को एक अस्तबल दिया गया था जो एक महल जैसा था, जो नौकरों से भरा हुआ था, जो उसे सोने के टुकड़ों के साथ ओट्स खिलाते थे। और जब भी ये लाड़ प्यार वाला घोड़ा किसी दौड़ में भाग लेने वाला होता तो उससे पहले आसपास के सारे लोगों के पूरे दिन चुप रहने के आदेश दिए जाते ताकि वो दौड़ पर ध्यान केंद्रित कर सके। एकदम पागलपन है। हालांकि इससे ज्यादा कुछ अजीब नहीं हो सकता है ना। खैर, इन जनाब के अनुसार कैलिगुला इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने अपने घोड़े को रोमन राज्य का काउंसिल घोषित कर दिया, जिसका मतलब है कि बहुत सारी चीजों के लिए उसे एक बड़ा नेता बना दिया गया। सच तो यह है कि कैलिगुला ऐसा होने से पहले दुनिया छोड़ गया, लेकिन सम्राट ऐसा चाहते थे। राजनेता के लिए घोड़ा। मुझे लगता है कि वर्तमान में हमने जो देखा है उससे बेहतर ही काम किया होता उसने। हाँ। इल्यूमिनाटी पार्टी। हम सभी ने अफवाहें सुनी होंगी कि अमीर और शक्तिशाली लोग गुप्त पार्टियां करते हैं। भटका देने वाली ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन संगठन हमारे पूरे समाज को गुमराह करने के लिए छुप छुप कर बैठकें आयोजित करते हैं। यह डरावना जरूर है, लेकिन बात है साल 1972 की, जब बैरोनेस मैरी हेलन डी रॉथस्चाइल्ड फ्रांसीसी बैंकिंग परिवार की प्रमुख सदस्य ने एक विशेष पार्टी का आयोजन किया जो इतनी भयानक थी, इतनी भव्य, इतनी पागलपन भरी कि इसने फ्रीमेशंस को भी शर्मिंदा कर दिया। रॉथस्चाइल्ड सरेलिस्ट बॉल फिजूल खर्ची की एक ऐसी विचित्र मिसाल थी जैसा कि वे पौराणिक इल्यूमिनाटी सभाएं बिठाकर रियल लाइफ में बनाना चाहते थे। ऐसा लगता था कि इन जनाब के पास अन्न, पैसा, अनगिनत सेलिब्रिटी मेहमान और इधर उधर पड़े हुए सजावट और वेशभूषा के ढेर के साथ सब कुछ था।
और जब मैं इधर उधर होने की बात करता हूँ तो इसका मतलब कुछ होता है। शैतानी कल्पना और रहस्यमय सजावट उस महंगे महल को सुशोभित करती थी जहां वो रहती थी। रात के खाने के लिए वहां एक खौफनाक पुराने पुतले पर परोसा गया था वो सब। जैसे कि मेहमानों को इस चीज से ज्यादा सदमा नहीं लगता, इसलिए उसने खाने की मेजों को सड़ती हुई बेबी डॉल्स, टैक्सीडर्माइज्ड कछुओं और रोएदार प्लेटों से सजाया था। भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरह की सजावट के साथ अपने भोजन का आनंद ले पाऊंगा। इस बर्गर किंग का मसला क्या था? क्या वे उन गुप्त समाजों का जिक्र कर रहे थे जो कथित तौर पर ऐसी पार्टियों का आयोजन करते थे, या वो असल में सच सामने ला रहे थे? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। हवा महल। अगर मैं कमर्शियल उड़ान भरने से बच सकता तो अवश्य करता। ये पूरा अनुभव पूरी आत्मा को नष्ट करने वाला हो सकता है, और वो भी बिना किसी अखरोट संबंधी घटना के। मुद्दा यह है कि उड़ना मजेदार होना चाहिए। ऐसा लगता है कि ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया मुझसे सहमत है। उनका पर्सनल विमान ऐसा बना हुआ है कि वो उसमें अपना जीवन बिता सकते हैं। इसे द फ्लोटिंग पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस जेट में वो सभी सुविधाएं हैं जिनकी सुल्तान को जरूरत हो सकती है, जैसे एक मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम, एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक फॉर्मल डाइनिंग रूम, जो आप समझ ही सकते हैं। ये सब तो मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन सौभाग्य से बोलकिया सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं सोचता। ये सारी सजावट पूरी तरह से ठोस और सोने की परत से ढकी हुई है। जी हाँ, कमरे से लेकर शौचालय के कटोरे तक। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हर कोई शौच करता है, लेकिन हम में से कुछ लोग इसे स्टाइल में करता है। लेकिन ये सब कितना महंगा है? खैर, इस बेस बोइंग जेट और गोल्डन बॉक्स जैसी सभी तरह की सुविधाओं की कीमत ब्रुनेई को ऑफिशियली $520 मिलियन तक लगी होगी। ये काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन ये वही आदमी है जिसने एक बार बाल कटवाने पर $24,000 खर्च किए थे। पर जब आपके पास मेरी तरह एक सुंदर चमकदार टकला हो तो आपको कभी बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं है। भाई, अब मैं इस आदमी से काफ़ी थक गया हूँ। मैं अब यहाँ से अपने ब्रांड नए अमेजोकॉप्टर पर जा रहा हूँ। झींगा मछली दिन। एक शानदार इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेन जो कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की है। वाकई में दिलचस्प सवारी है। लेकिन ये ट्रेन पहले उसके पिता किम जोंग इल की हुआ करती थी। क्योंकि वो उड़ने से डरता था, इसलिए वो हर जगह अपनी मेगा ट्रेन से जाता था। उनके समय में ये विशाल गाड़ियां आरामदायक फर्नीचर, शयन कक्ष, बाथरूम्स और बहुत सारे अंगरक्षकों से भरी होती थीं। और अगर किम या उसके मेहमानों को चिड़चिड़ापन महसूस होता तो वो बैठे बैठे भोजन या ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते थे, जो अलग अलग देशों से प्राप्त होता था। हालांकि किम एक भोजन ऑर्डर करता था जो उसे विशेष रूप से पसंद था। अगर आपको लगता है कि ट्रेन अजीब थी तो इसे सुने। आपको बता दूं कि पुराने उत्तर कोरियाई नेता ताज़ा झींगा मछली खाने के इतने शौकीन थे कि वो झींगा मछली को हर दिन हेलीकॉप्टर से ट्रेन तक मंगवाते थे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो दे। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के काम को पूरा करने के लिए कितने पैसे और प्रयास की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि डिलीवरी को कोई मौका नहीं मिला होगा। आज के दिन उस ट्रेन का इस्तेमाल उनके बेटे किम जोंग उन के द्वारा किया जाता है। ये कल्पना से कहीं ज्यादा है। ट्रेन के डब्बे पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हैं, जो बात उनके दुश्मन को थोड़ा निराश करती है। इससे महिला आर्मी की एक सेना होती है और गार्डों से भरी हुई एक्स्ट्रा सुरक्षा गाड़ियां भी होती हैं। तो ये ना सिर्फ उसकी यात्रा करने का एक बेहतर शानदार तरीका है, बल्कि एक चलने वाला महल भी है, वो भी मेटल का। निकोलस केज का जीवन और समय। निक केज शायद हमारे समय का सबसे पागल अभिनेता था, लेकिन जैसा कि होता है इसका पागलपन भी ऑन स्क्रीन प्रदर्शन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इस आदमी का पूरा जीवन एक बेवकूफ़ी है। उसका पीछा एक माइम द्वारा किया गया था। वो जब जागा तो उसके शयन कक्ष में एक नंगा आदमी उसके जैकेट पहने हुए फुटस्कल खा रहा था, और उसके पास एक कौवा भी था जिसे वो स्पष्ट रूप से डांट रहा था। सब कुछ अजीब है, लेकिन ये और भी अजीब हो जाता है। ये फिल्म अभिनेता एक बार पवित्र कब्र की खोज में निकल पड़ा। हाँ, वो पौराणिक कलाकृति जो सैकड़ों वर्षों से एक्सपर्ट्स की पहुंच से बाहर है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो विफल रहा। नेशनल ट्रेजर सिर्फ एक फिल्म थी। निक, आप असल जीवन में प्राचीन कब्रों से अमूल्य कलाकृतियों पर छापा नहीं मार सकते, समझे? ये तथ्य स्पष्ट रूप से निक को परेशान करता है, इसलिए वो अपनी भूमिका निभा रहा है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए छापेमारी के लिए और भी कब्रें हों। मेरा मतलब है कि उसकी अपनी कब्र। जी हाँ, केज ने अपने लिए एक पिरामिड टॉम्ब $61,000 में खरीदा। ये दुखद दिन की तैयारी के लिए था जब हम इंसान इस देवता को खोदेंगे। कुछ कह नहीं सकते कि उसका बुना हुआ कोई जाल है, लेकिन वो निश्चित रूप से इस पर कब्जा करना चाहता है। मेरा मतलब है कि 2007 में उसने रुला देने वाली $3.4 मिलियन की रकम एक न्यू ऑरलियंस की एक हवेली पर खर्च कर दी, जैसे अमेरिका में सबसे डरावनी संपत्तियों में से एक माना जाता था। 1800 के दशक में मैडम ललौरी नाम की एक परपीड़क अपराधी ने बताया, यह कहना सुरक्षित है कि अंदर सभी प्रकार की डरावनी घटनाएं हुई हैं। तो केज ने इसको क्यों खरीदा? खैर, वो अगला महान अमेरिकी हॉरर नॉवेल लिखना चाहते थे। उन्हें लगा कि यह काम करने के लिए एकदम सही जगह होगी ये। लेकिन सारा पैसा खर्च करने के बाद उन्होंने किताब लिखनी छोड़ दी। वो कंगाल हो गए और वो जगह उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस मिला क्या, एक खाली जेब। बर्ट रेनॉल्ड का बदला।
बर्ट रेनॉल्ड अमेरिका के एक मशहूर नेता थे और 1970 के दशक के सेलिब्रिटी आइकन अपनी शानदार फिल्मोग्राफी के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से वे लाखों डॉलर की संपत्ति हासिल करते थे। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ कुछ और पागलपन भरी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको जाना जाना चाहिए। आपको बता देता हूँ, बर्ट ये लड़का नेशनल इंक्वायरर से तंग आ गया था, एक अखबार जिसके बारे में उसने कहा था कि वो काफ़ी सालों से उसके बारे में बकवास लिख रहा था, तो उसने भी बदले में कुछ देना चाहा, वो भी एक शानदार तरीके से। आपको बता दूं कि रेनॉल्ड्स के पास एक लंबा मैदान, एक हेलीकॉप्टर और कम से कम 100 से भी ज़्यादा घोड़े थे, और उसके ये सभी लाजवाब घोड़े घास खाने के बाद बहुत सारा मल निकालते थे। दिसंबर 2013 की एक रात उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर पायलट से भारी मात्रा में उस मल को जाल में इकट्ठा करने के लिए कहा और फिर अखबार के मुख्यालय की तरफ उड़ान भरी। क्या आप देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है? पायलट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर एक विशाल क्रिसमस पेड़ के ऊपर हेलीकॉप्टर को थम दिया। उनके ऑफिस बिल्डिंग के बाहर था। एक तो उन्हें दिखावा करने पर बहुत गर्व था, फिर बूम, मल का थैला खोल दिया। एक दर्दनाक आवाज के साथ ही पेड़ पूरी तरह से बदबूदार खाद से रंगीन हो गया और हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में वहां से भाग गया। क्या बात है, किसी को कानो कान खबर नहीं कि इस भयानक हमले के पीछे कौन था। और फिर साल 2015 में बर्ट ने सफाई दी और स्वीकार किया कि उसने उस दिन कितना बेहतर महसूस किया था। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या इंक्वायरर ने उस पर कुछ आरोप लगाए या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कहीं ना कहीं उनकी परवाह भी थी। CGI, ये उस समय की बात है जब 2000 के दशक की शुरुआत में वेस्ले सिर्फ हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाले अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्लेड फिल्मों में अपने अंदाज से एक सुपर हीरो फिल्म के क्रेज़ को शुरू करने में मदद की, लेकिन फेम और किस्मत आखिर एक दिन उनके सर चढ़ गई और फिर 2004 की ब्लेड ट्रिनिटी की शूटिंग के दौरान स्नाइप्स पूरी तरह से जैसे खुदा हो गए, और आप कभी भी खुदा नहीं बन सकते। उन्होंने अपने क्लोजअप के अलावा किसी भी चीज़ के लिए सेट पर आने से इनकार कर दिया और दिन भर अपने ट्रेलर में धूम्रपान करते रहे। इस व्यवहार के कारण उनकी निर्देशक डेविड एस गोयर से बिल्कुल नहीं बनती थी, यहाँ तक कि उन्होंने पोस्ट इट नोट्स के बाहर उनसे बात करने से इनकार कर दिया और केवल ब्लेड के रूप में डिमांड किए जाने की मांग की। वाह, ये तो एक आदमी बच्चे की बात हो गई। एक महत्वपूर्ण सीन में जब गोयर ने स्नाइप्स को अपनी आंखें खोलने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और स्पेशल इफेक्ट्स टीम को उन्हें एडिट करके खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाई, मैं सोच भी नहीं सकता कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, और ये बुरे से बेहद खतरनाक हो गया जब स्निप्स ने कथित तौर पर गोयर का गला घोंटने का प्रयास किया। हाँ, एक बुरी नज़र है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि स्नाइप्स की शरारतों के बारे में पता चलने के बाद वो काफ़ी हद तक फिल्म से गायब हो गए। पता चला कि कोई भी ऐसे अभिनेता के साथ काम नहीं करना चाहता जो एक सप्ताह के नोटिस के बिना अपनी आंखें भी नहीं खोलता। अमीर सन्यासी हॉवर्ड ह्यूजेस अमेरिका का एक बिजनेसमैन, एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। इनका जन्म 1905 में हुआ। इनकी नेटवर्थ आज के पैसे की तुलना में 11 अरब डॉलर के बराबर थी। कह सकते हैं कि वे अपने समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। अपने सुनहरे दिनों में वो लड़का एक ऐसा आकर्षक प्लेबॉय था जैसा महिलाएं चाहती थीं और पुरुष होना चाहते थे, लेकिन पैसा आपकी बुद्धि नहीं खरीद सकता। और ह्यूज कितना बड़ा होता गया वो उतना ही कम स्थिर होता गया। एक हाइपोकॉन्ड्रिक था वो, और धीरे धीरे एक जर्मोफोब में तब्दील हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसने खुद को बचाने के लिए पैरों पर क्लिनिक्स बॉक्स पहनना शुरू कर दिया। जैसे उसका ये विचित्र व्यवहार बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वो एकांतवासी बन गया और पूरी तरह से अकेले दिन बिताने का विकल्प चुना। इसके अलावा इसके साथ एक और बुरी बात हुई कि उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। एक तरह से खाने के बजाय ह्यूजेस हर बार रात के खाने में बिल्कुल एक चीज़ खाने लगा, सैलेड और मटर के साथ साथ एक मीडियम रेयर स्टेक, और वो उन मटरों से भी बहुत ही कम दाने खाता था और बाकी साइड पर रख देता था। एक वक्त ऐसा आया कि ह्यूज ने खुद को एक फिल्म स्टूडियो में पूरे 4 महीने तक बंद रखा। वहां वो अंधेरे में अकेला रहा और पूरी तरह से नंगा बैठा रहा और बार बार वही फिल्में देखता रहा। उन्होंने चॉकलेट और चिकन के अलावा कुछ भी खाने से इनकार कर दिया, केवल दूध पिया और खुद को क्लिनिक्स बक्सों के ढेर से घेर लिया, जिन्हें वो बार बार और लगातार इधर उधर करता रहता था। जी हाँ, कहा जाता कि वो बाथरूम जाने के लिए भी ब्रेक नहीं लेता था, बल्कि वहीं बोतलों में पेशाब करने का विकल्प चुनता। बाप रे। तो अब उसने क्या किया? जब उसको नंबर 2 के लिए जाना था, वक्त के साथ जब ये छुट्टियां खत्म हुई, तब तक ह्यूज अपने पुराने शरीर की बस एक छाया बन चुका था, और वो भी अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ। ये वाकई में दुखद है। इस आदमी ने खुद अपने अब तक के सबसे इनफेमस कोट में खुद को ही दर्शा दिया, मैं एक पैरानाइड में उलझा हुआ करोड़पति नहीं हूँ, हे भगवान, मैं अरबपति हूँ। अच्छा कहा होवी, अच्छा कहा तुमने। बेसिंगर की बड़ी खरीदारी। कुछ मशहूर हस्तियां जहाजों के बेड़े पर पैसा खर्च करते, तो कुछ लोग बिजनेस पर जिसे चलाने के लिए वो काफी पैसा नहीं होता है, और कुछ लोग आज भी अपने जुनूनी प्रोजेक्ट्स पर खर्च करते हैं। इस युद्ध भूमि की तरफ देख के किम बेसिंगर ने 80 के दशक की हॉलीवुड फेम के बाद सोचा कि ये सब बड़ा आसान है, इसलिए उसने एक पूरा शहर खरीद लिया।
ये सही है कि साल 1989 में बेसिंगर ने ब्रासिल्टन जॉर्जिया शहर को पूरे $20 मिलियन में खरीदा था, जो आज $49 मिलियन है। या कहें कि उसने वो सारी जमीन खरीद ली जिस पर ये शहर बसा हुआ था। यह शायद आपको पैसे बर्बाद करने जैसा लग सकता है, लेकिन इस जगह के लिए उसकी बड़ी योजनाएं थी। अभिनेत्री का इरादा ब्रासिल्टन को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने का था, जहां बहुत सारे प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और यहाँ तक कि अपने खुद के फिल्म फेस्टिवल शामिल हो। ये देखते हुए आपने कभी किसी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट के बारे में नहीं सुना है जो जॉर्जिया में है, इसलिए आप शायद पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि किम के शहर को कोई खास सफलता नहीं मिली। 1993 में वो एक फिल्म करने से पीछे हट गई जिसका उसने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा था, इसलिए उसे 3.8 मिलियन का भुगतान मेन लाइन स्टूडियोज को करना पड़ा, जिसके कारण वो कंगाल हो गई। इसके बाद उसे अपने शहर को बेचना पड़ा, लेकिन इसके बदले उसे सिर्फ $1 मिलियन मिला। आज मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि यहाँ के निवासियों के पास उसके पराजय की कोई भी याद नहीं होगी, और इसलिए बाकी दुनिया के पास भी ब्रासिल्टन की कोई खबर नहीं है। धमाकेदार जन्मदिन। यार, मेरे पिछले जन्मदिन पर मेरे चाचा फर्नांडो मैंने डक डक खेला था। यह खेल पूरे 2 घंटे तक चला, लेकिन भाई प्रोफेशनल बॉक्सर फ्लाइड मेवेदर के 43वें जन्मदिन पर साल 2020 में छोटे हवाई जहाजों पर विदेशी डांसर्स थे और एक ऐसा सूट था जिसकी कीमत शायद मेरे घर से भी ज्यादा थी। हाँ, जब अमीर लोग जन्मदिन मनाते हैं वो गधे पर पूंछ लगाने का काम नहीं करते। जन्मदिन के पहली एक फाइट के कितने बाद उसने $275 मिलियन का इनाम हासिल किया था, इसलिए इस पेशावर ने एक बड़ी शिंदिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया जिसमें उसके सभी सेलिब्रिटी दोस्त शामिल हुए। बॉक्सर ने पूरा हॉलीवुड नाइट क्लब बुक कर लिया और पूरी पार्टी के दौरान उसने अपने मेहमानों पर ढेर सारा पैसा बरसाया। बात यह थी कि ये पैसा नकली था और उस पैसे पर इस खिलाड़ी का चेहरा था। क्रिकी यार, जैसे कि वहां मौजूद लोगों में से कोई ये भूल जाता कि किसकी पार्टी थी, है ना। ये देखते हुए कि पूरा मामला कितना रंगीन था और खिलाड़ी का घमंड काफी बड़ा था, मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये खिलाड़ी कभी पैसे से बना हुआ बारूद तोप लगा दे। शायद अगले साल मेरी माँ भी मुझे मैकडोनल्ड्स में अपनी बर्थडे पार्टी आयोजित करने दे, है ना। कैट विमन। मैं आप लोगों के जीवन के बारे में कुछ मुफ्त सलाह देने जा रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी के चक्कर में कभी मत पड़ना। आप ऑलरेडी पहले से सुंदर हैं, फिर भी अगर आप जॉकलिन वाइल्ड डेंटिस्टीन की तरह नजर आना चाहते हैं तो जरा रुक जाओ। ये पहले की फोटो है, ये रही, और अब ये कुछ ऐसी दिखती हैं। हाँ, अब इसको लटकने देता हूँ। वाइल्ड डेंस्टीन एक स्विस सोशलाइट हैं जिन्होंने एक अरबपति आर्ट डीलर से साल 1978 में शादी की और उसके बाद इन जनाब को अपनी शक्ल अपडेट करने का जुनून सर पे चढ़ गया। किसी अजीब लड़ाई के बाद 1999 में उसका तलाक हुआ और समझौता करने के लिए $2.5 बिलियन मिले और हर साल $100 मिलियन अलग से, लेकिन एक शर्त पर, उसे अपने चेहरे के लिए एक भी पैसा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। अब मुझे नहीं पता कि उसने उसी पैसे का इस्तेमाल किया या फिर अपने परिवार के पैसे का, लेकिन वो अपने चेहरे पर सर्जरी करने से पीछे नहीं हटी और साल 2017 में उसने कहा कि वो अपनी गर्दन पर चाकू रखने के लिए 90 की उम्र में भी तैयार है। बता दूं कि वो पहले ही लगभग $6.5 मिलियन खर्च कर चुकी है। भाई साहब, आप देख सकते हैं कि उसे द कैट विमन उपनाम क्यों मिला। अपने चेहरे को एक्स्ट्रा सर्जरी के कारण उसकी शक्ल लगभग बिल्ली जैसी हो गई। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि कैट की तरह कम दिखती है, कैस्ट्रोफिक ज्यादा दिखती है। लाड़ प्यार की हद। आपका कुत्ता कहाँ पे सोता है? आपके बिस्तर के नीचे, आपके रसोई के कोने में, या एक प्यारे और छोटे से डॉग हाउस में? ये सारी जगहें सोने के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क की सोशलाइट पेरिस हिल्टन हैं तो अपने प्यारे दोस्तों के लिए अपमानजनक शर्तें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। 2009 में उसने अपने पालतू कुत्तों के लिए होश उड़ाने वाली $3,25,000 की रकम खर्च करके छोटी सी 2 मंजिला हवेली बनवाई। भाई ये पागलपन है, लेकिन आपको बता दूं कि 2009 में अमेरिका में घर की औसत कीमत केवल $1,85,000 थी। तो हिल्टन का डॉगी डोमेन का घर एक इंसान के घर की कीमत से दोगुनी कीमत के बहुत नजदीक था। आपको बता दूं कि ये हवेली 300 वर्ग फीट में फैली हुई है, पूरी तरह से एयर कंडीशनड, और यहाँ तक कि यहाँ महंगे फ्लिप स्टार्क फर्नीचर भी लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इन डॉग्स के पास मुझसे ज्यादा शानदार पेट है और मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि उन्हें किराया भी नहीं देना पड़ रहा होगा। और असली सच तो ये है कि वो मुझसे बेहतर खाना भी खाते हैं। लानत है यार। बर्फीला विचार। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत पहले से ही सूखे की समस्या रही है। ये एक बहुत ही गर्म जगह है और यहाँ पानी मिलना काफी कठिन होता जा रहा है, जिस समस्या के लिए लोग कुछ रचनात्मक समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला अल शेही नाम के एमिरेट्स के बिजनेसमैन ने 2017 में घोषणा की कि उसके पास एक योजना है कि वो पूरा का पूरा हिमखंड ही अंटार्कटिका से अरब की खाड़ी तक ले जाने वाला है। ठीक है, कह सकते हैं कि इस योजना के पीछे के तर्क सुनने में कुछ हद तक सही लग सकता है। आपको बता दूं कि एक औसत हिमखंड में 20 बिलियन गैलन तक पानी ताज़ा होता है, जो पानी की कमी को दूर करने में काफ़ी मदद कर सकता है। और ये थियोरेटिकली काबिल तारीफ है कि जहाज़ों का समूह एक हिमखंड को बांध सकता है और उसे समुद्र के पार खींच कर ले जा सकता है, लेकिन असल में ये काम करेगा या नहीं, ये अलग मसला है। फिर भी सिद्धांत के अनुसार 5,700 मील की लंबी यात्रा में 1 साल लगेगा और हिमखंड का लगभग 30% हिस्सा रास्ते में पिघल जाएगा। तो इस
चीज़ को ले जाने के लिए पहले तो पूरी तरह से मेंटेन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर में इससे पानी की समस्या खत्म करनी है। तो ऐसा करने के लिए उन्हें एक विशाल सुपर हाईटेक कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। भाई, इस तरह के प्रयास की भारी लागत को कभी हल्के में मत लेना। इसकी शुरुआती घोषणा के बाद से इस प्रोजेक्ट पर किसी ने कोई शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। इसलिए हमें बस इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या ये प्लान काम करेगा भी या नहीं। और इस त्रुटिहीन प्लान के साथ मैं इन पागलपन भरे कामों से भर चुका हूँ। आपके अनुसार सबसे अजीब सी कहानी कौन थी, और क्या कोई दूसरा अजीब कारनामा है जिसे आप कवर होते हुए देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।